Hi and welcome to the discrete structure of the discrete mass चैप्टर 10 ग्राफ थ्योरी 10.8 ग्राफ कलरिंग का है जो कि लास्ट सेशन होगा हमारे चैप्टर 10 का भी। इस सेशन पे हम कवर करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें जितने भी फर्दर सेशंस विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक होंगे 10.8 पे वो सारा इस सेशन में कवर किया जाएगा। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल जो कि यूट्यूब पर आने के बाद फहाद हुसैन CS सर्च करने के बाद देखी जा सकती है। आप फहाद हुसैन CS सर्च करके मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो एज़ यूजुअल रोज़न की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 10 पर 10.8 ग्राफ कलरिंग का है। तो ऐसा नेम सजेस्ट हमें ये बात समझ में आ रही है कि ग्राफ कलरिंग से मुराद ये है कि हम अपने ग्राफ को एक कलर्स देकर उसके वर्टिसेस यानी नोड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जैसे इस स्लाइड पे मैंने शो किया हुआ है। तो पहले तो हम कलरिंग को समझते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो इस वक्त ये ग्राफ एक कंप्लीट ग्राफ की तरह जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है ही एक कंप्लीट ग्राफ। तो जब हम ग्राफ के वर्टेक्स को कलर कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो उस वर्टेक्स का नेबर है वो सेम कलर का ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वर्टेक्स को देखें तो ये रेड है तो उसका नेबर कभी भी रेड नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक यूनिक कलर है, यहाँ पर एक यूनिक है, यहाँ पर यूनिक कलर है, यहाँ पर यूनिक है और यहाँ पर यूनिक मौजूद है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि रेड को मैं इस जगह पर प्लेस कर दूं जो कि नेबर नहीं होगा। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि एक ऐसे ग्राफ को जिसमें 5 वर्टिसेस था, इसको जब हमने कलरिंग ग्राफ में कन्वर्ट किया तो इसके अंदर हमने 5 कलर्स को यूज़ करके इसको कलर किया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखें तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ वर्टिसेस है और 6 नंबर ऑफ वर्टिसेस के अंदर हमने 3 कलर्स को यूज़ किया है। ठीक है, और बेस्ड ऑन द डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इस कलर्स में जो रेड है उसका नेबर रेड नहीं है, जो लाइट ग्रीन है उसका नेबर लाइट ग्रीन नहीं है, जो ब्लू है उसका नेबर जो है वो ब्लू नहीं है। एंड इसी डेफिनेशन पर हमने इस ग्राफ के वर्टिसेस को कलर किया बाय यूजिंग 3 कलर्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास दोबारा एक कंप्लीट ग्राफ है 6 वर्टिसेस के साथ और इसमें भी हमने 3 कलर्स को ही यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्राफ को कलरिंग दे रहे होते हैं तो मल्टीपल्स कलर्स भी दिया जा सकता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स के साथ ग्राफ को कलर्स करें। जबकि हमें ये रूल याद रखना है कि उसमें जो कलर्स अप्लाई किए जाएंगे वो सेम नेबर्स के जो नेबर्स होंगे जिस वर्टिसेस को आप कोई भी कलर दे रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। जब हम इस वर्टिसेस को एप्लाइड बेस्ड इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं तो मैप उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट कंट्रीज़ को दिखा सकते हैं। इस मैपिंग में सिर्फ कंट्रीज़ ही नहीं आती बल्कि कुछ रीजन्स हो सकते हैं, टाउन हो सकते हैं, यूसीज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर जो आप रीजन्स ग्राफिकली दिखाना जा रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी आप ग्राफ कलरिंग के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 चीज़ें तो समझ ली कि कलर्स का इस्तेमाल करना और लीस्ट नंबर ऑफ कलर। लेकिन टेक्निकली जब हम मैपिंग के अंदर इन कलर्स को अप्लाई करते हैं तो हमें दोनों तरीक़ों से देखना होता है कि जब मैप हमें दिया जाएगा तो हम उसमें कलरिंग किस तरह से अप्लाई करेंगे और उसी मैप को जब ग्राफ में कन्वर्ट करके दिया जाएगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू द रोज़न बुक हम मैप से समझते हैं। तो फिगर 1 में 2 मैप्स है। सबसे पहले इस मैप को हम अंडरस्टैंड करें तो मैं इनिशियली किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं बी को इस वक्त एक कलर दे रहा हूँ जिसका नाम C1 रख रहा हूँ। ठीक है, C1 से मुराद ये कलर 1, तो ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ठीक है, तो मैंने C1 लिखा है। अब हमें C1 की इस डेफिनेशन के ब्याफ पे देखना होगा कि B से वो तमाम वर्टिसेस या रीजन जो इससे कनेक्टेड है मैं उसको C1 नहीं दे सकता। जैसे B से D कनेक्ट है, C इसका नेबर है और A भी इसका नेबर है, तो इन तीनों पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। चाहूँ तो मैं E1 पर अप्लाई कर सकता हूँ, सॉरी E पर C1 अप्लाई कर सकता हूँ। चलें ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इस E पर अप्लाई किया है तो E से कनेक्टेड कौन कौन है? G है, F है, D है और A है। इन पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। लिहाजा अब C1 को हम कहीं पे भी अप्लाई होता हुआ या नहीं देख रहे, यानी C1 जो भी कलर है उसमें मैं मजीद अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर मैं A पर C2 कलर अप्लाई करता हूँ तो इस A का नेबर C और D है तो इसमें तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन F और G इन दोनों में से मैं किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। C2 को तो मैंने G पर अप्लाई कर दिया C2। जब मैंने C2 यहाँ अप्लाई किया तो मैं G पर अप्लाई नहीं कर सकता और D पे भी अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर C1 और A अप्लाई किया था तो मैं C पे तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकता था। तो अब मुझे एक और यूनिक कलर की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया C3। जब मैंने यहाँ C3 अप्लाई किया तो C3 को मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता D में, ठीक है, लेकिन मैं G में अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि G इसका नेबर नहीं है, तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया C3। अब हमारे पास D एक वर्टिस बच गया जिस पे मैं वही कलर अप्लाई कर सकता हूँ जो उसके नेबर का ना हो। ठीक, तो नेबर में C2 भी मौजूद है,
C3 भी मौजूद है और C1 भी मौजूद है, लिहाजा एक और यूनिक कलर की ज़रूरत होगी, वो होगा C4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट मैप को मैं 4 डिफरेंट कलर्स के ज़रिए से मैप कर सकता हूँ, राइट। द नेक्स्ट वन, हियर इज अ मैप अगेन। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैंने ए से स्टार्ट किया और ए को C1 कलर दिया। C1 से मुराद कोई भी कलर हो सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाटएवर। अब जब मैंने ए को ये C1 दिया है तो मैं बी को, सी को और डी को, क्योंकि ये इसके नेबर्स में है, मैं इसे अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं ई पे अप्लाई कर सकता हूँ C1 को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने C1 यहाँ अप्लाई कर दिया। अब बी को मुझे एक यूनिक कलर देना होगा, C2। अच्छा, C2 सी पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका नेबर है। चाहूँ तो मैं डी पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने C2 यहाँ अप्लाई कर दिया। अब जब मैं लास्ट वर्टिस सी पर आता हूँ तो मैं इसमें 1 भी अप्लाई नहीं कर सकता, 2 भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों उसके वर्टिसेस हैं। तो एक यूनिक कलर की ज़रूरत होगी जिसे मैं C3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 कलर्स को यूज़ करते हुए मैप 2 को भी कलरिंग बेस मैप कर लिया। तो पहले तो हमने मैपिंग की मैप पर। अब इस मैप को अगर मैं ग्राफ के फॉर्म पे दिखाऊं तो ग्राफ के फॉर्म पर भी हम दिखा सकते हैं। जिस तरह से वर्टिसेस ज्वाइन थे, हमने इन वर्टिसेस को एजेस के जरिए से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बी पे कलर अप्लाई किया था, तो मैंने बी पे सर्कल किया और यहाँ पर C1 लिख दिया। C1 कोई भी कलर होगा जो आप एग्जाम्पल में ले रहे हैं। अब C1 को उसके बाद मैंने अप्लाई किया था ई पर, तो ये इट इज ई, मैंने ई पर C1 अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ए पर C2 अप्लाई किया था, हियर इट इज C2, और C2 मैंने अप्लाई किया था F पर, तो हियर इट इज F C2। फिर उसके बाद हमने C3 अप्लाई किया था G पर और C पर, ठीक है। और उसके बाद 4 था और 4 हमने अप्लाई किया था D पर। और इस तरह से अगर आप वर्टिसेस को भी देखें तो किसी का नेबर सेम नहीं होगा, बल्कि वो यूनिक होगा। और इस तरह से हमने सक्सेसफुली मैप को और ग्राफ को कलर बेस मैप कर लिया। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो हमने सबसे पहले ए को दिया था C1 और ई को दिया था हमने C1, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बी को दिया था C2 और डी को दिया था C2, और उसके बाद सी जो था हमारे पास वो कलर 3। इस तरह से इसकी मैपिंग हुई। तो इस लेवल तक हमने देख लिया कि मैपिंग होगी किस तरह से, लीस्ट नंबर ऑफ मैप हम अप्लाई करते हुए किस तरह से किसी मैप को या उस मैप से कन्वर्ट होने वाले ग्राफ को कलरिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली हमें ये देखना होगा कि हम 2 वर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल कलरिंग करना या लीस्ट नंबर ऑफ कलर अप्लाई करना, क्या चीज़ है। एक्चुअल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द रीजन बुक देखें तो ए कलरिंग ऑफ द सिंपल ग्राफ इज असाइनमेंट ऑफ अ कलर्स टू ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ सो दैट नो 2 एडजेसेंट वर्टिसेस आर असाइंड द सेम कलर। यानी इस तरह से आपने कलर्स अप्लाई करना है वर्टिसेस पे कि जो एडजेसेंट हैं या नेबर्स हैं उस वर्टेक्स के, वो सेम कलर के ना हो। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्रोमेटिक्स नंबर ऑफ द ग्राफ्स आता है। क्रोमेटिक्स नंबर ऑफ द ग्राफ क्या है? is the least number of the colors need for a coloring of the graph. The chromatics number of the graph G is denoted by chi of G. ठीक है, इससे हम chi पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ कर्व के साथ एक्स बना हुआ होता है। It is a Greek letter represented by chi. तो chi से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस का जो नेम होगा chi of graph क्वांटिटी होगी वो इसकी 4 होगी, जबकि इसकी chi of graph की क्वांटिटी होगी 3, ठीक है। ये लीस्ट नंबर ऑफ कलर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। नेक्स्ट, द थ्योरम 1, द 4 कलर थ्योरम, द क्रोमेटिक्स नंबर ऑफ अ प्लेनर ग्राफ इज नो लॉन्गर देन 4। यानी जब आप प्लेनर ग्राफ के अंदर कलर्स अप्लाई करेंगे 4 कलर्स थ्योरम के ब्याह पर, जो कि थ्योरम का नाम है, टाइटल है, इसमें 4 कलर से ज़्यादा प्लेनर ग्राफ के अंदर कलर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास 2 ग्राफ हैं, एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ G है, और एक सिंपल ग्राफ H है। और अब यहाँ पर हम अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं व्हाट आर द क्रोमेटिक्स नंबर्स ऑफ द ग्राफ G and H। इनमें क्रोमेटिक्स यानी लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस ग्राफ के आप इस G के सोल्यूशन को देखो तो देखते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि हम A से कोई यूनिक कलर लेते हैं। तो A को मैंने रेड दिया। जब मैंने A को रेड दिया तो मैं इसके नेबर को रेड नहीं दे सकता, यही वजह है कि हमने नेबर को इग्नोर किया। अब नेबर के अलावा क्या बचा है यहाँ पर? रेड, तो मैंने इसे रेड दे दिया पहले, ठीक है। अब नेबर को जब मैंने रेड दिया यहाँ पर तो इससे जो जो कनेक्टेड है उसको मैं रेड नहीं दे सकता, तो इससे ये कनेक्टेड नहीं था, मैंने इसे भी रेड दे दिया। पहली चीज़ ये कवर्ड हो गई। अब बारी आती है बी की, तो बी को मैं एक यूनिक कलर दे रहा हूँ ब्लू। तो मुझे ये देखना होगा कि इससे कनेक्टेड कौन कौन है। रेड कनेक्ट है, ये कनेक्ट है और ये कनेक्ट है। तो लिहाजा अब मैं ब्लू को एक ऐसी जगह दूंगा जो इससे कनेक्टेड नहीं है, और एफ वो जगह जो इससे कनेक्टेड नहीं है। अब बच गया ई और सी। तो ई और सी पे जैसे मैंने यहाँ पर ई पर ग्रीन अप्लाई किया, तो ग्रीन अप्लाई करते ही हमें ये समझ में आ गया कि ये सारे नेबर्स हैं और ये नेबर्स नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ पर ग्रीन अप्लाई कर दिया, एंड इट्स अ सोल्यूशन ऑफ द कलरिंग। द नेक्स्ट वन एच पे भी सेम लॉजिक अप्लाई किया, हमने ए को रेड दिया, ठीक है। जो जो कनेक्टेड है हम उसको रेड नहीं दे सकते, जो कनेक्टेड नहीं है उसे मैंने रेड दे दिया। फिर ब्लू अप्लाई किया यहाँ पर और यहाँ पर,
और इसी तरह से हमने ग्रीन और ग्रीन अप्लाई किया, क्योंकि ये ऐसे एच से कनेक्टेड है इतने सारे जो हर कलर्स को अप्लाई कर रहा है, तो लिहाजा मुझे यहाँ पे एक यूनिक कलर की जरूरत पड़ गई ब्राउन, और इस तरह से हमने इसको कलरिंग कर दिया. होप यू अंडरस्टैंड. So there are some other examples. What are the chromatics numbers of the K of n? यानी हमारे पास एक connected graph है जिसमें K number of the vertices मौजूद है. इसका chromatics number क्या होगा? So coloring of the K of n can be constructed using n colors by assigning a different colors to each vertex. In there are coloring using a fewer colors. The answer is no. No two vertices can be assigned the same colors because every two vertices of the graph are adjacent. Hence the chromatics number of Kn is n. क्योंकि number of vertices n है तो उसमें colors भी n ही होगा. यही वजह है कि जो इसका chromatics count होगा, जो कि यहाँ पर represent करके दिखाया गया, chi of Gn is equal to n as well. ठीक है. Recall the Kn is not planar where when Kn the value of n is greater than equal to 5, so that the result doesn't contradict the four colors theorem. क्योंकि इसकी values जो है वो n greater than 5 है या equal to 5 है, तो ये contradict नहीं कर रहा उस थ्योरम से जो अभी हमने देखा था, थ्योरम 1 four colors theorem, तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा. Whereas a coloring of the K5 using a 5 colors in shown in a figure 5. तो figure 5 के अंदर इस solutions को दिखाया गया. अभी हम दोनों चीज़ों को शो करेंगे कि figure 5 क्या है और figure 6 क्या चीज़ है जो इस solutions को represent कर रहा है. ठीक है. The next one, example 3. What is the chromatics number of the complete bipartite graph? ठीक है. complete bipartite graph क्या होता है? सबसे पहले तो हमें बाइपर्टाइट ग्राफ का पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखें, हमने बड़े अच्छी एग्जांपल के साथ बाइपर्टाइट को कवर किया हुआ है. और कंप्लीट का मतलब ये है कि ऐसा बाइपर्टाइट ग्राफ जैसे मैं दो वर्टिसेस के बेस पे बनाता हूँ जो हर एक से कनेक्टेड हो इस तरह से. ठीक है. तो ये एक सेट होता है जो डिसजॉइंट सेट होता है और ये एक डिसजॉइंट सेट होता है. तो इस तरह से ये कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि पहला जो है वो इन दोनों से कनेक्ट है और दूसरा भी इन दोनों से कनेक्टेड है. तो हमें KMN नंबर्स दिए गए, यानी ऊपर जो सेट मौजूद है इसे आप n कह लें, इसे आप n कह लें. ठीक है. इस तरह से दिया गया, वेयर m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर. सो द नंबर ऑफ द कलर नीड मे सीम टू डिपेंड ऑन m and n. साइड सी बात है, जो m और n की क्वांटिटी होगी उसी पर उसके कलर्स की क्वांटिटी बेस करेगी. However, theorem 4 in a session 10.2 tell us only two colors are needed because KMN is a bipartite graph. Hence the K of m is equal to 2. यानी ये क्योंकि कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 4 हमें सिर्फ दो कलर्स की जरूरत होगी जिसके जरिए से हम इसे मैनेज कर लेंगे. दिस मीन दैट वी कैन कलर्स द सेट ऑफ m vertices with one colors and the set of the n vertices with the second colors because edges connect only a vertex from a set of m vertices and a vertex from the n सेट ऑफ दी n वर्टिसेस. अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये जब हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि कितने आसानी से ये दो कलर्स पे ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है. सो बेस्ड ऑन दिस वर्टिसेस नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर. अ कलरिंग ऑफ K4/3 3/4 विद टू कलर्स इज डिस्प्लेड इन फिगर्स 6. तो पहले तो हम 5 वाले के सोल्यूशन को देखते हैं और उसके बाद 6 वाले पे आएंगे. राइट. तो हियर इट इज अ बुक नाउ एंड आई जस्ट ओपन हियर कलरिंग ऑफ K5. तो K5 के अंदर हमारे पास अगर आप देखें कंप्लीट ग्राफ है और इस कंप्लीट ग्राफ को अगर आप गौर देखें तो ई वर्टिसेस जो है वो हर एक से कनेक्ट है और इसी तरह से हर एक वर्टिसेस कनेक्टेड है. तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने यहाँ पर 5 डिफरेंट कलर लिए हैं. 5 डिफरेंट कलर्स लेने की ज़रूरत ही इस वक्त पेश आई है क्योंकि हर एक वर्टिस दूसरे से कनेक्टेड है. फिर वो दूसरे से कनेक्टेड है तो मैं सेम कलर कहीं पर ले ही नहीं सकता. मैं नहीं ले सकता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 5 डिफरेंट कलर्स यूज़ होंगे. फिर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि हम 2 कलर से ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बाइपर्टाइट ग्राफ बनाता हूँ तो ऊपर जो क्वांटिटी होती है वो डिसजॉइंट होता है सेकंड के लिए, क्योंकि A, B और C जो टॉप पर मौजूद है ये कनेक्टेड नहीं है तो मैं तीनों पर सेम कलर ले सकता हूँ. और नीचे जो ग्राफ है वो कनेक्टेड नहीं है तो मैं सेम कलर ले सकता हूँ. इसी चीज़ को सोल्यूशन में बताया गया था कि हम बाइपर्टाइट कंप्लीट बाइपर्टाइट को सिर्फ 2 नंबर्स ऑफ कलर्स के जरिए से क्रोमेटिक्स वैल्यूज 2 लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हमने करके भी देखा. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट. Okay, the next thing here, the third question, the fourth example. What is the chromatics number of the graph C of n, where n is greater than equal to 3? Recall the C of n, which mean cycle with the n vertices. यानी C को हम साइकिल ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से जो W of n था जिसे हम व्हील ग्राफ कह रहे थे, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास C of n है, इसमें chromatics number of the बताना है हमें, where n की वैल्यू greater than equal to 3. So we will first consider some individual cases to begin. Let n equal to 6. ठीक है. पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो हमें सर्किल ग्राफ दिया गया है, साइकिल ग्राफ दिया गया है, उसमें n की वैल्यू 6 है. Pick a vertex and color it a red. Proceed clockwise in a planar depictions of the C6 shown in a figure 7
ये चीज़ मैंने यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज मूव करते जा रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू असाइन द सेकंड कलर से ब्लू टू द नेक्स्ट वर्टिसेस रीच्ड, ठीक है। यानी अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने क्लॉकवाइज लॉजिक देखी है, तो ये हमारी रेड कलर है और नेक्स्ट पे जैसे गया हमने अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन देखा कि वो चीज़ क्या है, ब्लू। अब जैसे ये चीज़ ब्लू आई तो मैं आगे ब्लू नहीं ले सकता, तो क्या मैं आगे रेड ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हैं। वही चीज़ फर्दर आगे बताई जा रही है। तो देखो मैंने उसके आगे क्या ले लिया, रेड। रेड के आगे मैं दोबारा रेड नहीं ले सकता, तो क्या मैं ब्लू ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। फिर आगे जाऊंगा, फिर रेड, फिर आगे गया ब्लू। तो इस तरह से आप देखें सिर्फ 2 कलर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, रेड एंड ब्लू, जिसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर n नंबर की वैल्यू जब 6 होगी C ऑफ n के लिए, तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया कि इसमें जो क्रोमेटिक्स काउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर C5 को देखें तो C5 के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, रेड, ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। लेकिन देखो अब यहाँ पर आने के बाद जो है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स की क्वांटिटी क्या हो गई, 5 हो गई और पहले क्या थी 6, क्योंकि नेक्स्ट में हमने 5 करके इस चीज को चेक कर रहे हैं। तो जब मैं 5 कर रहा हूं तो ये दोनों तरफ नेबर्स क्या आ गए, रेड एंड ब्लू। तो मैं ना रेड ले सकूंगा ना मैं ब्लू ले सकूंगा। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी थर्ड कलर्स की आ जाएगी जो कि हमने येलो। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ दी वर्टिसेस अब जो यहाँ पर क्रोमेटिक्स काउंट बना इसका वो 3, ठीक है। तो फाइनली द 6th वर्टिस विच इज एडजेसेंट टू द फर्स्ट कैन बी कलर्ड ब्लू, हेंस द क्रोमेटिक्स नंबर ऑफ द C6 is 2, ठीक है। जो दोनों चीजें अभी हमने यहाँ पर प्रूव करके देखा। होप यू अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल्स भी हमने बुक से देख ली यहाँ पर। अब कुछ एप्लीकेशंस की बारी है कि क्रोमेटिक्स काउंट या ग्राफ कलरिंग को हम एप्लीकेशंस पे कहाँ इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। सबसे पहली स्लाइड पे ही हमारी बात हो गई यहाँ पर एप्लीकेशंस पर, कि हम मैप्स पर, विजुअलाइजेशंस पर कलर्स को इस्तेमाल करके उसकी यूनिकनेस या बोल्ड वैल्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि कलर्स के बिहाफ पर हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा रीजन स्ट्रेंथफुल है, कौन सा वीक है। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए भी हम वर्टिसेस पे ग्राफ कलर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। So the application start from the scheduling final exam. How can the final exam at the university be scheduled so that no student has 2 exam at the same time, ठीक है। यानी हम इस तरह से एक टाइम टेबल एग्जाम का बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें 2 एग्जाम एक साथ जो है वो अकर ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज़ के लिए भी हम ग्राफ कलरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस शेड्यूलिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग अ ग्राफ मॉडल with a vertices representing course and the edges between 2 vertices if there is a common student in the course they represent, ठीक है। अगर 2 vertices में common student है तो वो edges उसको represent कर रहा होगा। Each time slot for a final exam is represented by a different colors. A scheduling of the exam correspond to a coloring to the associated graph. For instance, suppose there are 7 final to be scheduled. Suppose the courses are number 1 to number 7, यानी 1 से लेकर 7 तक के कोर्सेज हैं। सपोज दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कोर्सेज हैव कॉमन स्टूडेंट, जो कोर्सेज हैं उस पर कॉमन स्टूडेंट है 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 7, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 7, 3 of 4, 3 of 6, 3 of 7, 4 of 5, 4 of 6, 5 of 6, 5 of 7 and 6 and 7। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के कॉमन है और इस चीज़ को फिगर 8 पे रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। तो पहले तो हम फिगर 8 को देख लेते हैं बुक से, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर हो जाए कि फिगर 8 पे इस चीज़ों को किस तरह से दिखाया जा रहा है। सो हियर इट इज़ द फिगर 8। ये मैंने स्लाइड पे भी ऐड की हुई है, लेकिन बुक पे चीज़ें समझना थोड़ी सी आसान होती है, ये वजह कि मैं बुक पे भी ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ये जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूलिंग ऑफ द एग्ज़ाम की, और जो नंबर्स मैंने यहाँ पर ग्राफ में दिखाए ये वही स्टूडेंट हैं जिनके सेम डेज पर जो है वो एग्ज़ाम हो रहे थे, ठीक है। और उसके बाद इसके सोल्यूशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इस इमेज को मजीद देख लेते हैं कि पहले हमने यहाँ पे देखा था कि सपोज दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कोर्सेज हैव कॉमन स्टूडेंट, इसमें कॉमन स्टूडेंट्स के वर्ड्स हैं। तो 1 and 2, 1 and 3 ये सारे नंबर्स देखे हमने, तो इन्हीं नंबर्स को इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर हमने फिगर 8 पे ये चीज़ें देख ली, तो फिर फिगर 9 पर हमने क्या किया, इसी ग्राफ को जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था इसमें हमने कलरिंग अप्लाई की। तो कलरिंग अप्लाई करने की जो टेक्निक थी हमने वही अप्लाई किया। उसके बाद हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो सेम कलर्स के साथ होंगे, जैसे आप टाइम पीरियड देखो 1 2 3 4 हमने लिखा, तो 1 to 6, ठीक है। अगर आप 1 to 6 देखो यहाँ पर, तो 1 और 6 क्या है, दोनों रेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इसमें सेम होंगे वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। इसी तरह से 2 देखो अगर आप, तो 2 को हमने यहाँ पर देखा कि सिर्फ एक ही हमने यहाँ पर ब्लू इस्तेमाल किया है। जबकि आप 3rd पे देखो तो 3 and 5, तो 3 and 5 को अगर देखा जाए तो ये दोनों ग्रीन है, और 4 में 4 and 7 है, तो 4 and 7 के सेम कर।
तो जिस भी स्टूडेंट का काउंट सेम कलर्स के साथ होगा, इसका मतलब है कि वो सेम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है सेम डेज पे। तो इस तरह से हमने एक अप्लाइड एप्लीकेशन को भी कंसीडर होता हुआ देखा कि ग्राफ कलरिंग के जरिए से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सेम स्लॉट ऑफ द एग्जाम पे अगर आ रहे होते हैं तो उसे भी रिजॉल्व किया जा सकता है। Similarly, the frequency assignment, television channel 2 through the 13 are assigned to the station in North America so that no stations within 150 miles can operate on the same channel. How can we assignment of the channel be modeled by the graph coloring? ठीक है, यानी टेलीविजन चैनल्स हैं जो 2 से 13 नंबर्स तक असाइन हुए हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और हम ये चाहते हैं या ये देखना चाह रहे हैं कि दो स्टेशन हैं वो 150 माइल्स के अंदर ऑपरेट जो है वो ना हो सके। तो हाउ कैन वी असाइन, इसकी असाइनमेंट कलरिंग किस तरह से हो सकती है? सो द थिंग इज देयर द कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ बाय असाइनिंग अ वर्टेक्स टू ईच स्टेशन, यानी जितने भी हमारे पास चैनल हैं हमने उसको असाइन किया वर्टेक्स से। द टू वर्सेस आर कनेक्टेड बाय द एन एच इफ दे आर लोकेटेड विद इन अ 150 माइल्स, अगर वो 150 माइल्स के अंदर कनेक्टेड हो रहे हैं ऑफ द ईच अदर, एंड असाइनमेंट ऑफ द चैनल्स कॉरेस्पॉन्ड टू अ कलरिंग ऑफ द ग्राफ, यानी जो भी इसमें असाइन होंगे उस रेंज के अंदर तो हम उसे सेम कलर कर देंगे, वेयर ईच कलर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट चैनल, जबकि उसमें जो डिफरेंट चैनल होंगे वो अलग अलग कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ओके, सो द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफ कलरिंग ऑफ द कंपाइलर इज कंसीडर्ड इन एग्जाम्पल 7. So here's an example 7 are here. Index register. In efficient compiler, the execution of loop is speed up when frequency used variable are stored temporarily in an index register in the central processing unit. That's all about the internal processing of the CPU instead of the in regular memory. For a given loop, how many index registered are needed? This problem can be addressed using a graph coloring model. To set up the model, let each vertex of a graph representing a variable in a loop. There is an edge between two vertices if the variable they must represent must be stored in the index registered at the same time during the execution of the loop. ठीक है, यानी जो रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल्स की उसे हम इंडेक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि वो सेम टाइम के अंदर लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है। सो थर्स द क्रोमेटिक्स नंबर ऑफ द ग्राफ give the number of the index registered needed because different registered must be assigned to a variable when the vertices represent these variable are adjacent in the graph. In simple, अगर आप इंडेक्सिंग या इंडेक्स रजिस्टर को देखें तो जो मेमोरी रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशंस के लिए उसमें हम कलर्स को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी एग्जीक्यूशन एक साथ हो रही है और कौन सी एग्जीक्यूशन अलग अलग हो रही है बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम एंड एग्जीक्यूशन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और यहाँ पर भी हम इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर ग्राफिकली करना चाहें तो ग्राफ कलरिंग के जरिए से कर सकते हैं। So this is all about the graph coloring session of the chapter 10. Hope you will understand everything about. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें कोई मैप दिया जा सकता है और इसी तरह से कोई मैप दिया जा सकता है या ग्राफ दिया जा सकता है और उसमें हम कलरिंग अप्लाई करके उसे क्रोमेटिक्स काउंट के जरिए से दिखा सकते हैं। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस पे हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह से आप सीखते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 11 ट्री स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें।